हेलो नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो पे बात किया था कि किस तरीके से हम गन्ने से चीनी को बना सकते हैं बाय यूज ऑफ सल्फाइटेशन प्रोसेस। आज हम बात करने वाले हैं कि शुगर रिफाइनरी के थ्रू किस तरीके से हम सल्फरलेस व्हाइट क्रिस्टल बना सकते हैं। दोस्तों, आज हम सिर्फ रिफाइनरी को ही नहीं, हम आज बात करेंगे अपने 3 टॉपिक्स के ऊपर, स्टीम सेविंग पे, फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर पे और रिफाइनरी पे। जैसे ही हमारा जूस जो हमारा मिल से निकलता है, रॉ जूस हमारा बॉइलिंग हाउस में एंटर करता है, तो सबसे पहले हम उसे वेपर लाइन जूस हीटर में ले जाते हैं। वेपर लाइन जूस हीटर्स में आने के बाद जूस हमारा कंडेंसेट जूस हीटर में जाता है। अब दोस्तों हमने अपने बात की थी स्टीम सेविंग को लेकर, तो यहाँ पर ये दोनों जो हीटर्स होते हैं हमारी स्टीम सेविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आगे में हम बात करेंगे फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर को। फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर की लास्ट बॉडी से जो वेपर निकलती है, उस वेपर का यूज हम वेपर लाइन जूस हीटर और कंडेंसेट जूस हीटर में ले जाते हैं, जिससे हम वहां का जूस जो है हमारा रॉ जूस है उसे हीट करते हैं। और कितना हीट करते हैं? वेपर लाइन जूस हीटर में हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जूस को ले जाते हैं और कंडेंसेट जूस हीटर में 65 टू 66 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ले जाते हैं। एक बार कंडेंसेट जूस हीटर में हमारा 66 कंप्लीट होने के बाद हम इसे ले जाते हैं रॉ जूस हीटर में। रॉ जूस हीटर रॉ जूस हीटर में हम यहाँ पे 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक जूस को बॉईल करते हैं। रॉ जूस हीटर से जो हमारा जूस निकलता है, अब हम चाहते हैं कि हमारा जूस जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लियर निकले। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम हॉट रोटरी जूस स्क्रीन लगा देते हैं। रॉ जूस हीटर से 72 डिग्री सेंटीग्रेड का जो हमारा जूस होता है वो रोटरी स्क्रीन के थ्रू छन कर हमारा आगे की फर्दर प्रोसेस में पहुंचता है, जो कि है हमारी डेफिकेटर। डेफिकेटर में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर हम मिल्क ऑफ लाइम देते हैं। यहाँ पर हम इसका पीएच 7.1 7.2 के अराउंड मेंटेन करते हैं। डेफिकेटर में आने के बाद हम इसे ले जाते हैं डेफिकेटेड जूस हीटर। डेफिकेटेड जूस हीटर, और यहाँ पे डेफिकेटेड जूस हीटर को हम 3 स्टेज में गर्म करते हैं। मतलब डेफिकेटेड जूस हीटर नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट हीटर में हम 85 से लेकर 95 तक मेंटेन करते हैं। सेकेंड हीटर में 95 टू लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जूस का टेम्परेचर ले जाते हैं। और थर्ड डेफिकेटेड जूस हीटर का टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 103 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लेकर जाते हैं। एक बार जब डेफिकेटेड जूस हीटर से हमारा जूस निकलता है, तो उसको हम ले जाते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीटर में। अब फिर से ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीटर जो है हमारा स्टीम सेविंग के लिए ही हम लगाते हैं। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीटर में आने के बाद हमारा जूस जो होता है वो पहुंच जाता है हमारा SRT, सॉल्ट रिटेंशन टाइम क्लैरिफायर में। तो दोस्तों, जब हमारा जूस पहुंच जाता है सॉल्ट रिटेंशन टाइम क्लैरिफायर में, तो यहाँ से हमें 2 चीजें मिलती हैं। एक हमें मिलता है मडी जूस, दूसरा हमें मिलता है क्लियर जूस। मडी जूस जो होता है, हम सबसे पहले उसे मडी जूस टैंक में ले जाते हैं। मडी जूस टैंक में जाने के बाद हम इसे रोटरी वैक्यूम फिल्टर पे ले जाते हैं। रोटरी वैक्यूम फिल्टर में हम दोस्तों क्या करते हैं, हॉट वाटर का स्प्रे करते हैं और साथ में बगासिलो मिक्स करते हैं। बगासिलो का दोस्तों काम क्या होता है, वो हमारे मडी जूस में जो हमारा मड होता है उसके साथ अट्रैक्ट होके उसके साथ चिपक कर और वैक्यूम के थ्रू हम उसे बाहर निकाल देते हैं। तो हमें यहाँ से रोटरी वैक्यूम फिल्टर से हमें 2 चीजें मिलती हैं। रोटरी वैक्यूम फिल्टर से पहली चीज हमें मिल जाती है फिल्टरेट जूस, और दूसरा मिलता है हमें प्रेस मड। प्रेस मड जो कि हमारा 4 to 5% ऑफ टोटल क्रशिंग होता है। अब दोस्तों ये जो फिल्ट्रेट जूस होता है, हम इस फिल्ट्रेट जूस को ले जाएंगे FCS में, फिल्ट्रेट क्लैरिफिकेशन सिस्टम,
या फ्लोटेशन क्लैरिफिकेशन सिस्टम। फिल्ट्रेट FCS में ले जाने के बाद हमें फिर से यहाँ पे दो चीजें मिल जाएंगी। पहला मिलेगा हमें क्लियर फिल्ट्रेट, दूसरी चीज मिलेगी हमें स्कम। स्कम जो है हम मडी जूस टैंक में डाल देंगे, और क्लियर फिल्ट्रेट जो है हमारा, क्लियर फिल्ट्रेट हमारा इन दोनों को मिलाकर क्लियर जूस टॉवर में हमारा आ जाएगा। क्लियर जूस टॉवर या क्लियर जूस टैंक। तो क्लियर जूस टैंक में हमारा जूस आने के बाद सबसे पहले हम इसे ले जाते हैं क्लियर जूस हीटर में। क्लियर जूस हीटर, यहाँ पर हम इसका टेम्परेचर 105 to 107 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाते हैं। क्लियर जूस हीटर में जाने के बाद हम इसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीटर में ले जाते हैं, जहां पर इसका टेम्परेचर हम 111 या 112 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाते हैं। अगेन हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीटर हमारा एनर्जी सेविंग का काम यहाँ पे करता है। DCH में आने के बाद अब हमारा जूस जो पहुंचेगा वो पहुंचेगा फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर पे। सेकंड जो हमने पॉइंट यहाँ पे बना रखा था, तो फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर पे एक बार हमारा जूस पहुंच जाएगा, उसके बाद जो हमारा इसका प्रोडक्ट निकलेगा वो होगा हमारा सिरप। अब यहाँ से सिरप का हमारा डाइवर्जन होगा। अगर हमारे प्लांट में सिरप डिस्टिलरी है, सिरप बेस्ड डिस्टिलरी है, तो एक तो हमारा डिस्टिलरी के लिए हमारा सिरप चला जाएगा, दूसरा हमारा पैन पे चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सिरप हमारा अगर पैन पे जाता है तो उसकी प्रोसेस क्या होगी। अब FFE से हमारा सिरप तैयार हो चुका है, यही सिरप हमारा बॉइलिंग हाउस में पहुंचेगा। बॉइलिंग हाउस में सबसे पहले वो कहाँ पहुंचेगा, ए बॉइलिंग पैन हाउस। ए बॉइलिंग पैन हाउस में पहुंचने के बाद वो हमारा क्रिस्टलाइजर में जाएगा। क्रिस्टलाइजर में पहुंचने के बाद बैच टाइप सेंट्रीफ्यूगल मशीन में पहुंचेगा, और बैच टाइप सेंट्रीफ्यूगल मशीन से हमें रॉ शुगर मिल जाएगी। ये रॉ शुगर हमारी व्हाइट नहीं होगी, जो कि हमारे डार्क ओपेक कलर की होगी, हल्की सी ब्राउनिश टाइप की होगी। अब हम इस रॉ शुगर को रिफाइनरी में ले जाकर रिफाइंड शुगर बनाएंगे, व्हाइट शुगर बनाएंगे। तो दोस्तों अभी रॉ शुगर हमारे रॉ हाउस में आ चुकी है, बट ये अभी ब्राउन कलर की है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए व्हाइट क्रिस्टल। तो व्हाइट क्रिस्टल करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे मेल्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे रॉ शुगर प्री मेल्टर। प्री मेल्टर में मेल्ट करने के लिए हम स्वीट हॉट वाटर लगाएंगे। एक बार हम स्वीट हॉट वाटर देने के बाद हम इसका एक सेमी मेल्ट तैयार कर चुके हैं। सेमी मेल्ट तैयार करने के बाद हम इसे रॉ शुगर मेल्टर में ले जाएंगे, और रॉ शुगर मेल्टर में इस शुगर को मेल्ट करने के लिए हम थर्ड वेपर का यूज करेंगे, जो कि हमारी अराउंड 99 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगी। ये जो हमारा होगा रॉ शुगर मेल्ट, रॉ शुगर मेल्ट को हम ले जाएंगे रोटरी स्क्रीन में। रोटरी स्क्रीन का काम क्या होगा, जो हमारे मेल्ट में स्कम है वो अलग हो जाए, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट है मेल्ट, वो हमें रिसीव हो जाए। क्योंकि ये रोटरी स्क्रीन से हमें मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्रीन मेल्ट। स्क्रीन मेल्ट को हम स्क्रीन मेल्ट टैंक में ले जाएंगे, जहां पर हम कलर प्रेसिपिटेंट मिलाएंगे। कलर प्रेसिपिटेंट हम इसलिए मिलाएंगे ताकि हम अपने मेल्ट का कलर जो है मच बेटर कर पाए। स्क्रीन मेल्ट में इस टैंक के बाद हम पंप के थ्रू इसको उठा के ले जाएंगे DCH में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीटर। जिस समय ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीटर में आएगा उस समय इसका टेम्परेचर होगा 51 डिग्री अराउंड। उसको हम ले जाएंगे 85 डिग्री तक। 85 डिग्री में गर्म करने के बाद अब हम इसको ले जाएंगे रिएक्शन टैंक में। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है ये हमारा एक रिएक्शन टैंक है, तो यहाँ पर हम कुछ केमिकल्स का रिएक्शन करवाएंगे। और किस केमिकल का रिएक्शन करवाएंगे, वो होगा हमारा मिल्क ऑफ लाइम और सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे हमने जूस में मिल्क ऑफ लाइम मिलाया था ताकि उस जूस को फाड़ सके, उसकी इम्प्योरिटीज को अलग कर सकें,
उसी तरीके से हम मेल्ट में भी चूना मिलाएंगे, मिल्क ऑफ लाइम मिलाएंगे, जिससे हमारा जो है इम्प्योरिटीज हैं वो अलग हो जाएं, रिमूव हो जाएं। उसके बाद हमारा ये रिएक्शन टैंक से हमारा जो फीड निकलेगा उसको हम ले जाएंगे फ्रोथ क्लैरिफायर में। अब जो रिएक्शन टैंक से हमारा मेल्ट निकलेगा उसे हम ले जाएंगे फ्रोथ क्लैरिफायर। और फ्रोथ क्लैरिफायर में हम सबसे पहले हम कंप्रेस्ड एयर लगाएंगे, कंप्रेस्ड एयर, और इसके साथ लगाएंगे हम फ्लॉकलैंड। क्योंकि हमारा जो मेल्ट है चूना और सल्फ्यूरिक एसिड मिलने के बाद वो फट चुका है, इसलिए प्रॉपर मिक्सिंग हो पाए इसलिए हम सबसे पहले तो कंप्रेस्ड एयर देंगे। दूसरा हम उसमें लगाएंगे फ्लॉकलैंड। फ्लॉकलैंड दोस्तों क्या होता है, जो हमारा स्कम होता है उसके साथ रिएक्ट करके उसके साथ कंबाइंड हो जाता है, जिससे हमारा जो स्कम होता है इजीली हमारा बाहर निकल जाता है। फ्रॉथ क्लैरिफायर के बाद हमारा जाएगा बियर बॉक्स में। जैसा कि आप हमारे फोटो में देख पा रहे हैं, बियर बॉक्स क्या करता है, हमारे स्कम को और क्लियर मेल्ट को दोनों को अलग अलग कर देता है। अब यहां से जो हमारा स्कम निकलेगा वो स्कम रिसीविंग टैंक में चला जाएगा, जहां से हम उसे रिसाइकल करेंगे, और यहां से हमारा मिलेगा क्लियर मेल्ट। तो दोस्तों हमने जब अपने रॉ शुगर से स्टार्टिंग की थी वहां पे हमें मिला था रॉ मेल्ट, यहां पर हमारा बन चुका है क्लियर मेल्ट। अब देखते हैं इस क्लियर मेल्ट की जर्नी क्या होती है। हमारा जब क्लियर मेल्ट मिल जाता है तो सबसे पहले हम इसे क्लियर मेल्ट टैंक में ले जाते हैं, वहां से पंप के थ्रू हम इसे ले जाते हैं डीप बेड फिल्टर में। जैसा कि आप हमारे फोटो में भी देख सकते हैं, डीप बेड फिल्टर एक बड़ा सा टैंक होता है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में पत्थर के छोटे छोटे बारीक कण उसमें लगा दिए जाते हैं, और उसके थ्रू हम जो है अपना जो क्लियर मेल्ट हमें मिला हुआ है उसको पास कराते हैं, जिससे हमारा जो मेल्ट होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लियर हो जाता है। इससे हमें मिलता है फिल्टर्ड मेल्ट। अब ये हमारा जो फिल्टर्ड मेल्ट होता है वो हमारा फिल्टर्ड मेल्ट रिसीविंग टैंक में पहुंचता है, और इसको हम बैक वॉश टैंक भी बोलते हैं। बैक वॉश टैंक से हमारा मेल्ट निकलता है तो हम उसको ले जाते हैं प्री चेक फिल्टर में। जैसा दोस्तों आप हमारे फोटो में देख पा रहे हैं, प्री चेक फिल्टर हमारे दो सेट होती हैं चार चार बॉडियों के। प्री चेक फिल्टर से निकलने के बाद हमारा मेल्ट मच बेटर फिल्टर हो जाता है। प्री चेक फिल्टर से निकलने के बाद हमारा मेल्ट जो है आईईआर फीड टैंक में पहुंचता है, आयन एक्सचेंज रेजिंग फीड टैंक। इस टैंक के बाद पंप के थ्रू हमारा जो मेल्ट होता है वो आईईआर आयन एक्सचेंज रेजिंग के फर्स्ट स्टेज में पहुंचता है। आईईआर की चार चार बॉडियों के पांच पांच बॉडियों के सेट होते हैं, ये हमारे डिपेंड करता है कि हमारे प्लांट की कैपेसिटी क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे चार चार बॉडियों के दो सेट हैं, तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट सेट से अपना मेल्ट निकालेंगे, और जब वो मेल्ट हमारा निकलेगा तो वो होगा हमारा पार्शली डीकलराइज्ड लिक्विड। इसके बाद हम इसको भी एक टैंक में भर देंगे। इस टैंक के बाद हम इसे आईईआर सेकेंड स्टेज में ले जाएंगे। आईईआर सेकेंड स्टेज में निकलने के बाद हमारा जो मेल्ट होगा वो हमारा हो चुका होगा फाइन लिक्विड। तो दोस्तों हमने देखा सबसे पहले हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी रॉ शुगर से। रॉ शुगर से हमने रॉ मेल्ट बनाया, रॉ मेल्ट से हमने क्लियर मेल्ट बनाया, और क्लियर मेल्ट से हमने फाइन लिक्विड बना लिया। अब हमारा फाइन लिक्विड जो है वो जाएगा हमारा मेल्ट कंसंट्रेटर में। मेल्ट कंसंट्रेटर दोस्तों क्या करता है, ये हमारा जो फाइन लिक्विड आया हुआ है इसको कंसंट्रेट करता है। मच बेटर कलर करने के लिए, व्हाइट क्रिस्टल करने के लिए हम मेल्ट कंसंट्रेटर का यूज करते हैं। मेल्ट कंसंट्रेटर से जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो होगा कंसंट्रेटेड फाइन लिक्विड। अब ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है रिफाइनरी का। यहां पर हम देख लेते हैं फाइन लिक्विड से हमने कंसंट्रेटेड फाइन लिक्विड बना लिया। हम समझ सकते हैं कि हमारी जो रिफाइनरी की प्रोसेस है वो हमारी टोटल ये है। अब कंसंट्रेटेड फाइन लिक्विड बनने के बाद हमारी प्रोसेस शुरू होती है
पैन हाउस की, जिसमें होगा R1 मैस्केट बॉइलिंग पैन। R1 मैस्केट बॉइलिंग पैन में हमारा जब फाइन लिक्विड पहुंचेगा, कंसंट्रेटेड फाइन लिक्विड पहुंचेगा, तो सबसे पहले हम उसे क्रिस्टलाइजर में ले जाएंगे। क्रिस्टलाइजर में जाने के बाद वो हमारा जाएगा बैच सेंट्रीफ्यूगल मशीन में। बैच सेंट्रीफ्यूगल मशीन से हमें दो चीजें निकलेंगी। एक तो हमारा निकलेगा रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर जो है हमारा हॉपर में जाएगा। हॉपर में जाने के बाद एलिवेटर में जाएगा। एलिवेटर में जाने के बाद हमारा रिफाइंड शुगर जो है वो हमारा ग्रेडर में पहुंचेगा। ग्रेडर में पहुंचने के बाद हमारा शुगर बिन्स में जाएगा। शुगर बिन्स में जाने के बाद हम उसे बैगिंग करेंगे, और बैगिंग के बाद हमारी जो रिफाइंड शुगर होगी वो पैक हो जाएगी और रेडी टू सेल एंड गो टू गोडाउन। अब हम इसे गोडाउन में ले जा सकते हैं, पैक करें, बेचें। वो हमारी कंपनी के नेक्स्ट जो हमारा डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट, वो इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हमें दूसरा प्रोडक्ट जो मिलेगा वो होगा रन ऑफ। अब रन ऑफ का हम दो जगह यूज करेंगे। एक तो हम बी मैस्केट बॉइलिंग पैन में भी यूज करेंगे, दूसरा हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से R1 मैस्केट बॉइलिंग पैन में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस हमारी रिफाइनरी की, किस तरीके से हम रिफाइनरी से रिफाइंड शुगर बना सकते हैं, सल्फरलेस शुगर बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो पे हम बात करेंगे मिल की इंटरलॉकिंग के बारे में कि ACFC क्या होता है, मिलिंग इंटरलॉक्स क्या होते हैं, और उसके अलावा कौन कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट्स मिल पे यूज होते हैं, और किस किस तरीके से उनकी इंटरलॉकिंग होती है और किस तरीके से वो काम करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय श्री राम।